हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आपने अगर पिछली जो दो वीडियोस हमने इस चैप्टर पे बनाई हैं वो आपने नहीं देखी है तो उस चैप्टर को ज़रूर देखें, उस वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी आपको ये आगे जो मैं आज बताऊंगा उस चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए, हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि हम अपने जो रासायनिक समीकरण जो दिया गया उसको हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने क्या करी पिछली वीडियोस में हमने समझी, पढ़ी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उस वीडियोज़ में समझाया है कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, कैसे हम अभिकारक को देख के हम उत्पादक में पहले हम क्या करेंगे, अभिकारक में परिवर्तन करेंगे और फिर उत्पादक में परिवर्तन करेंगे और फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, उसको मिला के हम देखेंगे कि समीकरण जो है हमारा संतुलित है या नहीं है। तो अगर आप उस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से उस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। तो ये जो समीकरण है वो क्या करता है, जो हमारा संतुलित होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, अभिकारक और उत्पादक दोनों क्या होते हैं, दोनों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले हम तुक्का वेड़ के हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मतलब क्या होता है, तुक्का मारना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ये रासायनिक समीकरण जो है वो हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा जो सातवां, इसमें एक और चीज़ जो हम जब समीकरण लिखते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3FeS। ठीक है, 3FeS प्लस 4H2OG और फिर लिखा हुआ है हमारा Fe3O4S ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्लस 4H2OG। तो आप अब ये पूछेंगे कि सर ये जो हमारा जो S है ये क्या है। 3 तो ठीक है, ये अंक है, Fe पता है हमें आयरन है, लेकिन इसमें जो S दिया हुआ है वो क्या है। सब्र रखिए, मैं उस चीज़ को भी आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखना। तो भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखने का मतलब ये है कि जो हमारी जो पदार्थ हैं या फिर तत्व है वो किस अवस्था में है, वो ठोस में है या फिर द्रव्य में है या फिर गैस में है। जिस अवस्था में है उस अवस्था को हम SG और एक क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, एक्वस होता है AQ, वो क्या करते हैं, हम उससे डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी हम दर्शाते हैं। ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादकों में हमारा क्या होता है, गैस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, जल हो सकता है और ठोस अवस्था को क्रम से जी हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम, जो गैस होता है उसे हम क्या करते हैं, जी से दर्शाते हैं। जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य होता है उसे हम क्या करते हैं, एल से निरूपित करते हैं। और जो एक्वस का मतलब क्या होता है, ना ही वो द्रव्य है ना ही वो ठोस है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मधु होता है, मधु जिसे कहते हैं हम, हनी जो होता है हमारा, ठीक है, हनी जो होता है वो क्या हो गया, हमारा एक्वस स्टेट में हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, एक्वस मतलब क्या होता है, जेली टाइप का। ठीक है, ना ही वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ना ही वो ठोस होता है, वो क्या होता है, जेली टाइप का होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस स्टेट। और एस का मतलब हमारा क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, इस चीज़ से हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं। ठीक है,
इन एक्वस लिखते, ठीक है। अभिकारक या उत्पादक जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तब हम क्या करते हैं, एक क्यू यानी कि एक्वस स्टेट में इसे लिखते हैं। ये यहाँ पे दिया गया लिखा हुआ, ठीक है। समीकरण संतुलित इस प्रकार, ये क्या है समीकरण जो है हमारा, ये संतुलित मैंने करके दिखाया था। इस समीकरण को 1.10 वाला जो समीकरण है उसको मैंने इस पिछले वाले वीडियोज में समीकरण कैसे संतुलित करते हैं उसमें मैंने दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ये दे रखा है, ध्यान दीजिए कि H2O के गैस का चिन्ह H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यह दर्शाया जाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। यानी कि जब भी H2O के साथ G का उपयोग होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक गैस की फॉर्म में है, यानी कि वो क्या है, हमारा भाप रिलीज़ कर रहा है, यानी कि भाप के रूप में क्या हो रहा है, निकल रहा है वहाँ से, ठीक है। और अगर H2O के साथ अगर हमारा L होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जल हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में उपस्थित है, ठीक है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो, ठीक है। यानी कि जब हमें मतलब की ज़रूरत पड़ती है तभी हम क्या करते हैं, इन सभी स्टेट्स को दर्शाते, इन सभी को क्या करते हैं, अवस्थाओं को हम दर्शाते हैं, ठीक है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी हम तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। अच्छा, पहली बात, हम जितने भी भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, हम गैस, ठोस, द्रव्य और लिक्विड और एक्वस स्टेट में हम दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ताप, दाब, उत्प्रेरक होता है वो हम क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों चीज़ें हैं कि हमारी क्या है, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब जो क्या करती हैं, हमारे जो अभिक्रिया होती है उसमें उपस्थित ना होकर क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जैसे ऊष्मा हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, हमारी जो है हमारी जो अभिक्रियाएं होती है उसमें मदद करती हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हमारी जो अभिक्रियाएं होती है उसमें ये सहायता करती हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जो समीकरण होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा जो है कंप्लीट लिखा जाता है इस प्रकार से। और ये सब जो प्रश्न है ये सब क्या करना है, आपको करना है। ये मैंने बता दिया कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले, जैसे हम जलाते हैं उससे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ये आपको करना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सब करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएँ जो होती हैं उनके वो अभिक्रिया कितनी प्रकार से हो सकती है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कितनी प्रकार से हो सकती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो तत्व होता है वो क्या करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो हमारा जो नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म जो पिछला जो पदार्थ होता है, जो अभिकारक का जो तत्व होता है उससे उसका गुणधर्म मिलता नहीं है, ठीक है। अलग अलग होता है, दोनों की जो विशेषताएं होते हैं, गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कक्षा 9 में हम अध्याय को
अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। अब ये कहना चाहता है कि जैसे हमने क्या कर लिया, कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन क्या है, एक परमाणु है, एक तत्व है, ठीक है, क्या वो परमाणु ऑक्सीजन में बदल जाएगा? नहीं बदल पाएगा। वो कार्बन का कार्बन ही रहेगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे कहीं पे भी हो, वो कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा। ये कहना चाहते हैं। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जब क्या होता है, जो परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार से ये आबंध जुड़ते या फिर टूटते हैं, ठीक है। तो वो किस किस प्रकार से टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं वो हम इसमें देखेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, उनके क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में यहाँ पे क्या है, क्रियाकलाप 1.4 दिया गया है, जिसमें क्या कर रखा है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बूझा हुआ चूना लीजिए, ठीक है। इसने क्या करा, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और बूझा हुआ चूना ले लिया, ठीक है, बूझा हुआ चूना ले लिया और अब इसे क्या करें, धीरे धीरे मिलाइए, ठीक है, इसे क्या करिए, धीरे धीरे मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श करें, ठीक है, बीकर को जब स्पर्श करेंगे तो इसमें जो क्या परिवर्तन होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जल यहाँ पे जो डायग्राम में बता रखा है इसमें क्या रखा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, जल ले लिया और एक बीकर ले लिया। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर दिया, हमने जल में डाल दिया। जल में डालने के बाद जो हमारी जो अभिक्रियाएं हुई उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम क्या करते, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब जल में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया, यानी कि यहाँ पे बिना बूझा हुआ चूना में जब जल मिलाया हमने तो यहाँ पे क्या हो गया, चूना बूझ गया, यानी कि चूना क्या हो गया, उसका नाम क्या हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस फॉर्म में आ गया, एक्वस के फॉर्म में। और इसमें से क्या हुआ, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चला, तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद, इस अभिक्रिया से, इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो हमें क्या होता है, एकल उत्पाद मिलता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही सिर्फ मिलता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसी अभिक्रिया, अच्छा, अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इस चीज़ के बारे में बता रखा है, इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसे नोट कर ले, अगर आप समझना चाहते हैं अच्छी तरह से तो इसको कॉपी में क्या कर ले, आप नोट कर लें, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या हो गया हमारा, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ठीक है, यानी कि जल, ये दोनों क्या हो गया हमारा अभिकारक। और तीर के जो दाईं तरफ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या हो गया हमारा उत्पाद, वो क्या हो गया हमारा उत्पाद हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई जो हमारा
पदार्थ होता है, तत्व होता है, वो क्या होता है, जुड़ता है। वो जब हमारा जो कोई पदार्थ होता है वो क्या करता है, जुड़ता है और जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया होती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ऊपर इसे भी हम देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी, जो हमारा बुझा हुआ चूना जो था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ऊपर में, उसे हम क्या करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा, इसे हम दीवार में सफ़ेदी करने के लिए क्यों उपयोग करते हैं, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर की रासायनिक सूत्र भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे भी जब हम क्या करते हैं, जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही धीमी गति से होती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा चूना का जो बुझा हुआ जो चूना होता है वो जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, सफ़ेद और चमकदार होने लगता है। तो हमारा जो ताजमहल जो है उसमें जो चूना जो पत्थर लगा हुआ है वो क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है, इसीलिए वो क्या है, बहुत ही अच्छी तरह सफ़ेद तरीके से क्या होता है, चमकता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, कोयले, अच्छा, संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कोयले का दहन। कोयले का दहन क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, H2+O2, ये भी H2 + O2 मिल के क्या बना रहे, H2O। तो ये भी हमारा क्या हो गया, जल का निर्माण जो होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाता है, ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो इस अभिक्रिया में जो मिश्रण गर्म हो जाता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो जिस अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा जब अभिक्रियाएं होती है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमारा क्या हो, ऊष्मा भी क्या हो, उत्पन्न हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी मैंने बताया था कैल्शियम यहाँ पे मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें भी क्या है, हमारा जो ऊर्जा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो हम इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं, श्वसन जो हम करते हैं उसमें भी हमारा क्या होता है, जो खाना होता है,
ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलके टूटता है, और ऑक्सीजन से मिलकर टूटने पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जब क्या करता है, रिएक्शन करता है, यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो हमारा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा हमारे काम में निर्माण आ जाती है जब हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हमारा जो खाना पचता है, और पचने के बाद उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हमारे काम में आती है। हमारा जो पसीना होता है या फिर पानी जो निकलता है वो H2O के फॉर्म में आता है, और हम जो सांस छोड़ते हैं वो क्या हो जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जो श्वसन भी है वो क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, श्वसन भी हमारा क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब साग सब्जी यानी कि जितनी भी विघटित चीज़ें होती है, कंपोस्ट होती हैं, जितने भी जैसे साग हो गया, सब्जी हो गया, पत्ते हो गए, हरे पत्ते हो गए, या फिर पेड़ पौधे, जितने भी चीज़ें होगी वो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या हो जाता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए, संयोजित अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि अपघटन, वियोजन मतलब अपघटन, अपघटन मतलब टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना। जैसे संयोजन अभिक्रिया, उसका सेम टू सेम क्या है, उल्टा है। उस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जुड़ के एकल पदार्थ बनाता है। इसमें एकल पदार्थ से दो या दो से अधिक या उसमें पदार्थ में या फिर तत्वों में या फिर आपका उसमें उत्पाद में क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रखा है, एक क्रियाकलाप कर रखा है। 1.5 एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर के स्प्लिट लैंप पर ज्वलन करने पर गर्म कीजिए, और जैसे चित्र में दिखाया गया 1.4 में आपको कि गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग का क्या होता है। आपको क्या करना है, एक बर्नर लेना है, बर्नर में क्या करना है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेके उसमें क्या करना है, आपको इसको बर्नर पे जला के देखना है, गर्म करना है, और गर्म करने के बाद गंध सूंघना है। और तो आपको क्या करना है, इसमें जो रंग परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, उसको देखना है कि इसमें क्या क्या रंग परिवर्तन हुई है। ठीक है, और हमें जो, और एक और चीज़, जब आप इस क्रियाकलाप को करते हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि इसको, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि गैस को क्या करना है, वहाँ पे जहाँ से धुआं निकल रहा है या फिर गंध जो निकल रही है वहाँ पे आपको नाक लगा के नहीं सूंघना है, डायरेक्ट आपको नाक लगा के नहीं सूंघना होता है। आपको क्या करना होता है, हाथ से, जैसे आप धूप दिखाते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे धूप बत्ती होती है उसमें से क्या करते हैं आप, धूप ऐसे घरों में फैलाते हैं, उस टाइप से आपको क्या करना है, हल्का हल्का क्या करना है, आपको अपने नाक को दूर रख के हल्का हल्का लेना है। ठीक है, और फिर सूंघ के देखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही उस चीज़ को नहीं सूंघना है, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सावधानी है इस चीज़ के लिए। तो इस जो हम क्रियाकलाप हमने किया है उस क्रियाकलाप से हमें क्या क्या चीज़ का पता चला, तो वो हम देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि उस क्रियाकलाप को, अभी हमने जो क्रियाकलाप किया
5 क्रियाकलाप जो क्या उसमें क्या जो क्रिस्टल था फेरस सल्फेट वो हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, यानी कि आपको उस गंध को भी सूंघना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है, ये अभिक्रिया बता रखी है यहाँ पे कि कैसे हुआ ये अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया से हम क्या समझेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हमने क्या करा, हमने ट्यूब में परखनली में लेके उसको क्या करा, गर्म करा, तो ये क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फाइड प्लस सल्फेट्राइड। ठीक है, सल्फर ट्राई। ठीक है, इन 3 जो हमारा जो यौगिक है, इन 3 यौगिक में हमारा क्या हो गया, ये परिवर्तन हो गया, यानी कि एकल पदार्थ से क्या हो गया, जब हमने इसमें क्या करा, उष्मा दिया, तो ये क्या होगा, 3 यौगिक में टूट गया, यानी कि अपघटन हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि टूटना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, यह एक वियोजन अभिक्रिया, यानी कि एक जो एकल अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे उत्पाद में क्या होता है, टूट जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या ये गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो क्या होता है, जब उष्मा इसमें देते हैं तो वो क्या होता है, 3 यौगिकों में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ये दोनों क्या होते हैं, गैसें होती हैं। तो उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, CaCO3 को हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का जो CaCO3 यहाँ पे जो अभिक्रिया दी हो कैल्शियम कार्बोनेट का को जब हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये भी क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो वियोजन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग क्या होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते कि सीमेंट का जो निर्माण होता है उसमें कौन सा यौगिक या फिर कौन सी चीज़ उपयोग होती है, तो आपको क्या लिखना है, बिना बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं, हमारा सीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और चूना पत्थर में आपको क्या लिखना है, सफ़ेदी के समय आपको क्या इस्तेमाल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, सफ़ेदी के समय इस्तेमाल होता है। और पत्थर जो होता है वो सफ़ेद किस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सफ़ेद होना चालू हो जाता है। इसीलिए जो हमारा जो चूना पत्थर होता है वो क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर जो है हमारा वो भी क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वियोजन अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया मैं फिर से बता देता हूँ। वियोजन अभिक्रिया होता है जब कोई उत्पाद जो है, पदार्थ जो है, यौगिक जो है वो क्या हो, उष्मा या किसी भी तरह की सहायता से एक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या होता है, टूटता है। ठीक है, जब क्या होता है, एक जो हमारा यौगिक होता है वो जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल भाषा में। ठीक है, अब उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण। ठीक है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आपका क्रियाकलाप दे रखा है कि हमने क्या करा, नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट जो है उसका चूर्ण लिया एक क्वथन नली में, उसको चिमटे से फिर से हमने ज्वलन के ऊपर रखा, गर्म करा, और गर्म करने के बाद जैसा इस चित्र में दिखाया गया तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। तो लेड नाइट्रेट का तापमान तथा लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है इस अभिक्रिया में, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें जो धुआं होता है वो कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करते हैं या फिर इस अभिक्रिया में, या जो अभिक्रिया दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, उसमें कौन सा रंग का जो धुआं होता है वो उत्सर्जित होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। ये कौन सा धुआं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं होती है वो इस प्रकार से होती है। लेड नाइट्रेट को जब हम तापमान यानी कि उसमें उसको हमने गर्म किया तो ये क्या हुआ, एकल जो अभिकारक है उससे क्या हुआ, दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हुआ, ये टूटा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 यौगिकों में ये क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं के कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि क्या होती है, विद्युत के उपस्थिति में होती है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनका जो है हमारा हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे इस क्रियाकलाप में क्या बता रखा है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारी अभिक्रिया करके एक यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, जल का क्या करा, विद्युत अपघटन करा। तो जब जल में हम क्या करते हैं, रोड डालते हैं, एनोड और कैथोड, और एनोड और कैथोड रोड डालने पर जब हम इसमें विद्युत प्रदान करते हैं, विद्युत देते हैं, तो ये क्या होता है, जो हमारा H2O से हाइड्रोजन जो होता है वो अलग हो जाता है, और हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया बनी उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो अभिक्रिया बनी वो क्या बनी, H2O एरो यानी कि तीर का निशान, उस पर क्या करेंगे, विद्युत। ठीक है, फिर आप लिखेंगे H2+O2। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी, अभिक्रिया बनी यहाँ पे विद्युत अपघटन की। ठीक है, आप इसको क्या कर लें, इसमें यही चीज़ें बता रखी है कि आपको ये सेटअप कैसे करना है। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं बताऊंगा कि अब हम देखते हैं जो क्रियाकलाप हमारा 1.8 है उससे हम कैसे करेंगे, उस क्रियाकलाप में क्या चीज़ें बता रखी है। तो चाइना डिश में 2 ग्राम जो है हमारा सिल्वर क्लोराइड लेना है, फिर इसका रंग देखना है, और फिर इस चाइना डिश को थोड़ी देर क्या करना है, हमारा सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें क्या कर देना है, इस चाइना डिश को क्या कर देना, रख देना है। ठीक है, रखने के बाद हमारा क्या होगा, ये अभिक्रिया इस चीज़ में हम देखेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, चाइना डिश में हम जब क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को हम जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमारा जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि धूसर रंग का हो जाता है। तो
इसमें जो है प्रकाश की उपस्थिति में, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर जो क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन होने के कारण होता है ऐसा। तो ये जो है हमारा, ये जो अभिक्रियाएं दो जो दी गई है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों अभिक्रियाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें आती ही आती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इस दो जो समीकरण दिया हुआ है इसको क्या करना है, पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, इस चीज़ को भी। ठीक है, बाकी पढ़ना तो और सब चीज़ें है ही, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से। और ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो समीकरण है ये क्या हो गए, एक वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण है वो क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, और चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये वियोजन अभिक्रिया क्यों है। तो इसमें क्या है, एकल अभिकर्मक जो है वो क्या हो रहा है, दो पदार्थों में क्या हो रहा है, दो यौगिकों में ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी कि वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है इसका। ठीक है, तो वो किस चीज़ की उपस्थिति में हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे उत्प्रेरक क्या है। मैंने वीडियोस में शुरू में मैंने आपको बताया था कि उस उत्प्रेरक जो होता है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो हमेशा कहाँ पे आता है, तीर के निशान के ऊपर आता है। तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है, यानी कि ये जो है अभिक्रिया में शामिल नहीं है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, साथ दे रहा है, यानी कि उस अभिक्रिया को होने के लिए ये क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा क्या है सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो गया, वियोजन होके सिल्वर प्लस क्लोरीन में क्या हो गया, वियोजन हो गया। इसी प्रकार से हमारा जो है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमारा जो है सिल्वर अलग हो जाता है, और जो ब्रोमीन है वो क्या हमारा हो जाता है, वो भी अलग हो जाता है, यानी कि सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा एक ये क्या हो गया हमारा एक वियोजन अभिक्रिया हो गया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अच्छा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा, ताप या फिर सूर्य के प्रकाश का क्या हो, जिसमें क्या हो, ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो। तो हमारी जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो क्या है, तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, प्रकाश का प्रयोग करते हैं, विद्युत का प्रयोग करते हैं। तो जब भी जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। अब हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे क्या कर रखा है, ये क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें क्या कर रखा है, कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर रखा है, लोहे की कील में डुबा दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी जो कॉपर सल्फेट है और लोहे की कील है उसमें, उन दोनों में क्या हुआ, हमारा जो है एक अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन हुआ। वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने क्या करा, लोहे की कील को जब हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया, तो जो लोहे की कील है उसका रंग क्या हो गया, भूरा हो गया, और जो कॉपर सल्फेट का रंग है वो क्या हो गया, नीले से क्या हो गया, रंग मलिन हो गया। अच्छा, ये क्यों हुआ, ये हमारा जो जो लोहे का कील था उसका रंग भूरा क्यों हो गया, और जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन जो था वो नीले से हमारा रंग जो है वो मलिन क्यों हो गया। ये इसलिए हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई लोहे की कील के साथ, और हमारा जो
कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उन दोनों में क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्रियाकलाप में जो निम्नलिखित अभिक्रियाएं जो हुई है, अभी जो ऊपर मैंने आपको क्रियाकलाप दिखाया, उस क्रियाकलाप में जो निम्नलिखित अभिक्रियाएं हुई हैं वो क्या है, Fe+ जब कॉपर सल्फेट को हमने क्या करा, मिलाया, तो हमारा जो कॉपर जो सल्फेट था, जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था उसका विस्थापन हो गया, और उसका विस्थापन होने के बाद हमारा जो है Fe जो है, हमारा जो आयरन है वो क्या हो गया, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है वो क्या हो गया, हमारा अलग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होती है, जो परमाणु होते हैं, वो क्या होती है, कम अभिक्रियाशील जो परमाणु होते हैं उससे क्या कर देती है, हटा के वो उसकी जगह पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और जो हमारा कॉपर है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील। इसीलिए जो है Fe कॉपर को हटा के जो कॉपर की जगह आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो अभिक्रिया जब हुई तो यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट क्या बन गया, यहाँ पे हमारा उत्पाद प्लस कॉपर जो है वो क्या हो गया, हमारा अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन ने, यानी कि लोहे ने जो दूसरा तत्व था हमारा, जो कॉपर सल्फेट था, उसके विलयन में से कॉपर को अलग कर दिया, और वो उस जगह पे आ गया, यानी कि कॉपर की जगह पे आ गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जिंक जो है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और कॉपर की जगह पे आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो क्या कॉपर जो है वो जिंक को हटा सकती है। मान लीजिए ये जो कॉपर सल्फेट है उसकी जगह पे अगर हम जिंक सल्फेट डालते हैं तो क्या ये अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया संभव था, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो कम अभिक्रियाशील है वो क्या करेगी, विस्थापित हो जाएगी, ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला उसकी जगह पे आ जाएगा। तो जो हमारा जिंक है वो क्या है, हमारा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर क्या कर देगा, जिंक जो है वो क्या कर देगा, कॉपर को हटा सकता है, लेकिन जो कॉपर है वो क्या कर सकता है, जिंक को नहीं हटा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील जो जिंक है वो क्या कर सकते हैं, निम्न अभिक्रियाशील जो परमाणु है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये अभिक्रिया श्रेणी आपके बुक में दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे लेड और कॉपर क्लोराइड का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ये कॉपर और उनके यौगिक को क्या करते थे, विस्थापित कर देते हैं। अच्छा, अब क्या आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन हमने समझ लिया कि विस्थापन क्या होता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको क्या करना, इस क्रियाकलाप में देखना। इसमें क्या लिया हमने, सबसे पहले सोडियम सल्फेट लिया है एक प्रखनली में, दूसरे प्रखनली में हमने क्या लिया, बैरियम क्लोराइड लिया, और दोनों विलयन को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। दोनों विलयन को जब हम मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इमेज दे रखा है, इसमें बता रखा है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम दोनों विलयन को मिलाते हैं तो जो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी कि अवक्षेप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अवक्षेप किसे कहते हैं। तो अवक्षेप क्या होता है, एक ऐसा श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होना जो कि जल में अविलय हो,
ऐसे अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, जिसका निर्माण क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है वो क्या हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है वो क्या हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और फिर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारा, इसकी अभिक्रिया है वो, तो अवक्षेप यहाँ पे है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Ba2+ यानी कि बेरियम 2+ होता है, तथा जो सल्फेट होता है वो क्या होता है, सल्फेट जो होता है वो क्या होता है हमारा SO4 2- होता है। कि अभिक्रिया जब हम करते हैं तो BaSO4 अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि बेरियम जो सल्फेट होता है यहाँ पे वो क्या होता है हमारा अवक्षेप बनाता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, अवक्षेप बनता है। एक अन्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो क्या है हमारा जल में घुलनशील है, लेकिन जो हमारा बेरियम सल्फेट है, ठीक है, बेरियम जो सल्फेट है वो क्या है हमारा जल में घुलनशील नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा अवक्षेप हो गया। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो विलयन में एक अन्य पदार्थ सोडियम है, ये क्या है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है जल में ही है। जो विलयन में ही रहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उसमें क्या हो जाता है, अब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पे देखिए सोडियम Na2, ये अभिकारक में क्या, सोडियम सल्फेट और बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसका जो है वो क्या हो गया, उत्पाद में क्या हो गया, बेरियम जो है वो क्या हो गया हमारा सोडियम की जगह आ गया, और सोडियम जो है वो क्या हो गया हमारा बेरियम की जगह पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही परमाणु क्या है, एक ही तत्व विस्थापित नहीं हो रहा है, एक ही परमाणु विस्थापित नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम भी विस्थापित हो रहा है और बेरियम भी विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अवक्षेपक अब क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम के विलयन में मिश्रण किया जाता है। तो अवक्षेप किस रंग का था, क्या अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है, क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्रियाकलाप आपको करना है। और आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं इस पे डिस्कस कर लूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई थोड़ी सी भी चीज़ें, तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है।